अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि एक बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ है नॉर्वे में और वहाँ पे जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, तो उसके ऊपर मैंने बात करनी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से खबर है कि जो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं असद उमर, जो कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव और इस चीज़ के मिनिस्टर भी हैं और साथ वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने कैटेगोरिकली अब ये बयान दे दिया है कि पाकिस्तान में जितनी भी वैक्सीन्स जो हैं वो रजिस्टर होंगी ड्रैप के ज़रिए। तो ड्रैप के बाद यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी सूबा या कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो चाहे तो ये वैक्सीन मंगवा सकती है। और इसी तरह जो कराची है वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी जो है वो रजिस्टर खुद को करवा रही है गवर्नमेंट को इस सिलसिले में, ताकि वो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको प्राइवेटली मंगवा सके अगर मुमकिन हो तो। ऐसे इसी तरह ये भी कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि ना सिर्फ एस्ट्राजेनेका बल्कि आने वाले हफ्तों में अब मजीद जो वैक्सीन हैं उनका डाटा रिव्यू के बाद ड्रैप जो है उनको रजिस्टर करेगी। और जैसे जैसे कोई भी वैक्सीन रजिस्टर होगी तो कोई भी सूबा प्राइवेट कंपनी, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी चाहें तो वो वैक्सीन को अपने तई मंगवा सकते हैं। गवर्नमेंट का जो पहले सोचा जा रहा था कि उन्होंने हर चीज़ को डिले किया है, तो ये जो फैसला है ये फैसला बहुत कारआमद साबित होगा उस तमाम डिले को कवर करने के लिए, क्योंकि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर हुकूमत नज़र रखे कि जो जेन्युइन पार्टीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर की, अगर वो इस चीज़ को इंपोर्ट करती हैं वैक्सीन को और वो फिर लोगों को मुहैया करती हैं, तो ये लोगों के बहुत फ़ायदे की चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका हमें फ़ायदा हो सकता है। अब वापस जाते हैं नॉर्वे की तरफ। नॉर्वे जो है वो दुनिया का जो शुमाल है, नॉर्थ मोस्ट रीजन है, वहाँ पे एक मुल्क है जिसकी जो आबादी है वो हमारा जो शहर कराची है पाकिस्तान में उसकी आबादी से 3 गुना कम है, यानी तकरीबन 53 लाख से कुछ जायद है। और वहाँ पे अभी तक जो कोविड के केसेस हुए हैं टोटल वो हैं 58,000 और जो अमवात हुई हैं वो है 517। ये तो वो हिस्ट्री है जो वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले की हिस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पे फाइज़र की वैक्सीन के कुछ मसाइल आए हैं और वो पहली दफ़ा इतने सीरियस मसाइल आए हैं किसी वैक्सीन के किसी जगह पे। तो 27 दिसंबर 2020 से वहाँ पे फाइज़र की वैक्सीन लगना शुरू हुई और अभी तक यानी ये जो पिछला जो जुमा गुजरा है उस वक्त तक सिर्फ ये वाहिद एक वैक्सीन थी जो कि नॉर्वे में मुहैया थी, अवेलेबल थी। लेकिन अब वहाँ पे मॉडर्ना जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल हो चुकी है। तो 27 दिसंबर से इस वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज है वो लगना शुरू हुई और अभी पिछले 1 से 2 दिन तक वहाँ पे 42,000 से ज़ायद जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन लग चुकी है। अगरचे हम सुनते रहते थे कि फाइज़र की वैक्सीन या मॉडर्ना की वैक्सीन यानी कोई भी वो वैक्सीन जो नई टेक्नोलॉजी पे बनी है, जिसका प्लेटफॉर्म नया है, जिसमें लिपिड नैनो पार्टिकल इस्तेमाल हुए हैं, तो उनके खिलाफ लोगों को रिएक्शन आ रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ पहले नहीं सुना गया था जो कि नॉर्वे में हुआ है। नॉर्वे में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे होते हैं नर्सिंग होम जो कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं कि जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं। तो वहाँ के जो नर्सिंग होम के 29 जो लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 75 ईयर से ज़्यादा थी, 75 साल से ज़्यादा थी, तो वैक्सीन लगने के बाद उनकी डेथ हो गई है। और उनमें से जो 13 लोग थे, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ है, जब उनकी ऑटोप्सी हुई है, तो पता ये चला है कि जो वैक्सीन से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट थे जो कि शायद किसी और शख्स में, आम लोगों में इतनी ज़्यादा उनकी शिद्दत ना पैदा होती, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स ने, जिनके मैं आपको अभी नाम भी बताता हूँ, तो उनकी वजह से ये जो बुजुर्ग थे जिनमें पहले से भी कुछ और बीमारियां भी थीं, यानी जिसको हम बार बार कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, तो उनमें वो जो आम साइड इफेक्ट थे वो ही उनके लिए जानलेवा साबित हुए। ये जो ऑटोप्सी है, ये जो पोस्टमार्टम है, उसने ये बताया है, जो कि अभी तक 13 पे हुई है, यानी इसका डायरेक्ट ताल्लुक वो बन रहा है कि वैक्सीन के साथ। और ये साइड इफेक्ट क्या थे? इन लोगों में जो साइड इफेक्ट खासतौर पर जो 13 में देखा गया है वो थे नोजिया, वॉमिटिंग और फीवर, यानी बुखार हुआ, मतली हुई जैसे कि उल्टी आने को होता है और फिर उल्टियां शुरू हुई। अब ये वो साइड इफेक्ट हैं जो कि शायद किसी यंग शख्स में हो तो वो बर्दाश्त कर जाए, लेकिन वो लोग जिनकी उम्र 75 ईयर से ज़्यादा थी और जिनको पहले से भी सेहत के बाकी मसाइल का सामना था, तो उनके लिए ये जो 3 साइड इफ़ेक्ट्स थे ये बढ़ते बढ़ते उनके लिए जानलेवा साबित हुए। तो अगरचे जो फाइज़र की कंपनी है
वो और जो नॉर्वे की मेडिसिन एजेंसी है, नॉर्वेजियन मेडिसिन एजेंसी, उसका जो एमडी है, मेडिकल डायरेक्टर है, उनकी नज़र में उनका ये कहना है कि ये एक्सपेक्टेड था, ये हो सकता था, ये इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन जब कोई भी डॉक्टर बनता है, ये फिजिशियन होते हैं, ये एक ओथ उठाते हैं, हलफ उठाते हैं, तो जिसको हम हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। उसमें एक बुनियादी चीज़ होती है कि फर्स्ट डू नो हार्म, कि कोई भी आपका जो तरीका इलाज है वो मरीज के लिए जानलेवा साबित नहीं होगा या उसको किसी किस्म का सेहत का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये है बुनियाद मेडिकल की। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बुनियाद है ये वायोलेट हुई है, जिसका इस हद तक तो एहसास है उन लोगों को कि नॉर्वे की जो मेडिसिन एजेंसी है अब उसने ये हदायत दी हैं अपने मुल्क में ख़ास तौर पे, और पूरी दुनिया को भी ये बताया है कि पहले क्योंकि ये सोचा जाता था कि जो 80 साल या उससे ज़ायद उम्र के लोग हैं उनके लिए हो सकता है कि ये वैक्सीन ख़तरनाक साबित हो, लेकिन अब ये नई हदायत है कि 75 यानी 75 साल से ज़ायद उम्र के लोग, और ख़ास तौर पर जिनमें अगर कोई पहले से बीमारियाँ हैं और उनको वैक्सीन लगाना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, तो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, वो इतना कमज़ोर होता है या इतना डिसरेगुलेटेड जिसको हम कहते हैं कि जैसे ही ये वैक्सीन लगती है तो इसके किसी एक पार्टिकल को वो ये समझता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है, तो वो जो डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम है वो फिर ओवर रिएक्ट कर जाता है, और इस हद तक ओवर रिएक्ट करता है कि वो अपने ही जिस्म के मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है अपने इम्यून सेल्स बना के। तो क्योंकि जो लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं जो मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन में इस्तेमाल होता है जो एक पार्ट के तौर पे, और जो लिपिड नैनो पार्टिकल का खुद अपना स्ट्रक्चर है वो भी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, लेकिन कुछ ना कुछ, अगरचे इसके बारे में अभी फाइनल नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये जो पैग है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या लिपिड नैनो पार्टिकल्स है, उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमें बाद में बता दिया जाएगा कि जिसमें ये वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर नहीं होता, तो वो ओवर रिएक्ट करता है और जिसका फिर नतीजा ऐसे सामने आ सकता है। इससे पहले फ्रांस में भी एक शख्स की ऐसी हलाकत हुई थी, बूढ़े शख्स की, लेकिन फ्रांस की हुकूमत का ये कहना है, क्योंकि वो वैक्सीन लगने के 2 घंटे के अंदर उसकी डेथ हुई थी, लेकिन फ्रांस की हुकूमत का ये कहना है कि कोई लिंक नहीं मौजूद है वैक्सीन लगने में और उस शख्स की हलाकत में। अगरचे नॉर्वे जो है वो भी ये कहता है कि उनमें वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्सिंग होम्स हैं, उनका ये कहना है कि उनके जो एक हफ्ते में 400 जो बूढ़े लोग हैं उनकी डेथ्स रूटीन में भी होती हैं, लेकिन क्योंकि ये वाक़या हुआ है वैक्सीन लगने के बाद तो इसका ताल्लुक बन रहा है यहाँ पे। इससे पहले भी ये कहा गया था कि वो तमाम लोग जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी, और ख़ास तौर पे अगर वैक्सीन की एलर्जी है या वैक्सीन की एक डोज लगने के बाद उनको एलर्जी हुई है, तो वो किसी भी सूरत ये जो नई वैक्सीन हैं वो ना लगवाएं। यानी अभी तक हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया है, हमने ये मालूम कर लिया है, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें वैक्सीन आगे बढ़ रही है तो हमें कुछ चीज़ों का पता चल रहा है, क्योंकि ये नई जगहें हैं, ये अनचार्टेड टेरिटरीज हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि वो तमाम लोग जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी है वो जिनकी उम्र ज़्यादा है और उनको मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार हैं, तो वो ये वैक्सीन बिल्कुल ना लगवाएं। अभी जैसे कुछ दिन कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो इंडिया है वहाँ पे तो हालांकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसका प्लेटफॉर्म या जिसका तरीका जो है वो मुख्तलिफ है फाइज़र की वैक्सीन से, क्योंकि इसमें फाइज़र में तो आप एक नैनो पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एस्ट्राजेनेका है उसमें जो वायरस है, एडिनो वायरस है जो चिंपैंजी में फ्लू करता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको तब्दील पहले किया जाता है कुछ ऐसी तरह से कि उसके अंदर आप कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल डालते हैं डीएनए बना के, तो फिर ये इंसानों में डाला जाता है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे लोगों को रिएक्शन हुए हैं, और उन रिएक्शंस में से एक तो इतना सीवियर था कि उस बंदे को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा है, आईसीयू में दाखिल करना पड़ा है वहाँ के एम्स हॉस्पिटल में, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तमाम जो वैक्सीन हैं उनके सिलसिले में वो तमाम लोग जिनको एलर्जी हो, या वो तमाम लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो, या उनको बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जिनकी वजह से उनकी जो बेसिक हेल्थ है, यानी वो हेल्थ है जो वैक्सीन लगने से पहले है, वो बहुत कमज़ोर है, तो वो ये वैक्सीन फ़िलहाल लगवाने से अवॉइड करें। और जो लोग वैक्सीन लगवाते भी हैं और अगर उनको डर हो कि उनको एलर्जी हो सकती है, तो वो कोशिश करें कि आधा घंटा वैक्सीन लगवाने के बाद उसी जगह पे रहें जहाँ पे उनको वैक्सीन लगाई गई हो, और जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही हो तो वो
इस चीज़ को यकीनी भी बनाएंगे और उनको यकीनी बनाना भी चाहिए कि उनके पास वो तमाम लवाजमात हों कि अगर किसी पेशेंट को कोई रिएक्शन होता है तो फौरी तौर पे वो तमाम सहूलियात हों जो उसको डील कर सकें। जैसे जो इंडिया में स्वेयर रिएक्शन हुआ था तो उस शख्स को पहले उन्होंने एविल और सोलोकार्टिफ जो हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है जो हम रूटीन में लगाते हैं वो लगाया, और उसके बाद जब उससे भी रिकवर ना हुआ तो उसको एड्रीनालिन दिया गया। ये एक प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं, और बाद में उसको मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे के लिए आईसीयू में भी रखा गया। तो यही जब पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम वैक्सीन स्टार्ट होंगी तो ये होना चाहिए कि जहां पे भी वैक्सीन लगाई जाए वहां पे यकीनी बनाया जाए कि ये तमाम सहूलतें हों कि अगर कोई रिएक्शन भी होता है, जिसके चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि आमतौर पे कोई भी जो वैक्सीन होती है तो 10 लाख में किसी एक शख्स को जरूर रिएक्शन हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नई टेक्नोलॉजीज का सामना है वैक्सीन के सिलसिले में, तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे नज़र रखी जाए। दोस्तों, इस सिलसिले में जैसे जैसे कोई कंफर्म मजीद बातें आएंगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।